नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ है। इमरान खान पर फायरिंग हुई। हमलावर ने कहा कि वो इमरान को जान से मारना चाहता था। हमलावर का निशाना चूक गया और इमरान के दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं। इमरान खान की हालत स्टेबल है, वो खतरे से बाहर है, लेकिन इस घटना ने पूरे पाकिस्तान को दहला दिया है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अफरा तफरी के हालात हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि उनके ऊपर हमला पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह और आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल फैसल ने करवाया है। इमरान खान ने अपनी पार्टी के नेताओं के जरिए एक बयान जारी करवाया और कहा कि अगर इन तीनों को अपने पद से नहीं हटाया गया तो पाकिस्तान में जो हालात बनेंगे उसके लिए मौजूदा सरकार ही जिम्मेदार होगी। अब इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज खान और होम मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी। असल में इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च पर निकले हुए थे। उन्होंने शहबाज शरीफ की सरकार को हटाकर जल्दी से जल्दी नए इलेक्शन कराने की मांग की हुई है। इस डिमांड को लेकर इमरान खान अपने हजारों सपोर्टर्स के साथ इस्लामाबाद को घेरने निकले थे। इमरान खान का लॉन्ग मार्च पंजाब प्रोविंस से गुजर रहा था। वजीराबाद शहर में इमरान खान को एक पब्लिक मीटिंग का एड्रेस करना था। इससे ठीक पहले उन पर हमला हुआ। इमरान के एक सपोर्टर ने गोली चलाने वाले को रोका, उसे पकड़ा और हमलावर का निशाना चूक गया। इमरान को गोली पैर में लगी, लेकिन वहां मौजूद एक शख्स को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। कई लोग घायल हुए। गोली चलाने वाले ने पुलिस से कहा कि वो इमरान खान की हत्या करने के इरादे से मोटरसाइकिल पर आया था। उसके पास ऑटोमेटिक पिस्टल थी। इस शख्स ने दावा किया कि वो अकेला था, उसका कोई साथी नहीं है। हालांकि पुलिस के मुताबिक इमरान खान पर हमले में कई और लोग शामिल थे। कई हमलावर भाग निकले, इसलिए अब तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हमलावर कौन थे, किस तंजीम से जुड़े हैं, इमरान पर हमला किसने करवाया, इसके पीछे मकसद क्या था, क्या यह हमला पूरी तैयारी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, साजिश के तहत किया गया। अब कई तरह के सवाल उठे हैं और इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर जो इल्जाम लगाया है, होम मिनिस्टर पर जो इल्जाम लगाया, उससे बात बहुत बढ़ गई है। अब शक के दायरे में सियासी पार्टियों के अलावा पाकिस्तान की फौज और आईएसआई भी है। जब से इमरान खान प्रधानमंत्री के पद से हटे हैं, तब से सरकार और सेना के साथ इमरान के रिश्ते बहुत खराब हैं। इमरान पर जब करप्शन के इल्जाम में इलेक्शन लड़ने पर रोक लगाई गई, उसके बाद इमरान ने आजादी मार्च का ऐलान कर दिया था। इसी आजादी मार्च में इमरान खान पर फायरिंग हुई। अब पाकिस्तान में क्या हालात हैं, वहां की सरकार क्या कर रही है, पाकिस्तान की आर्मी का क्या कहना है, इमरान की सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक क्यों हुई, कैसे हुई। सबसे पहले उस वक्त की तस्वीरें देख लेते हैं जब इमरान खान कंटेनर पर खड़े होकर अपने सपोर्टर्स को वेव कर रहे थे और अचानक उन पर हमला हुआ, फायरिंग हुई। इमरान खान पर हमला पंजाब के वजीराबाद शहर में हुआ, जो लाहौर से करीब 100 किलोमीटर नॉर्थ में है। वजीराबाद के आउटर इलाके में इमरान खान के जुलूस पर अचानक फायरिंग शुरू हुई, गोलियां चलने लगी। उस वक्त इमरान खान के काफिले में हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। गोलीबारी की आवाज से भगदड़ मच गई। इमरान खान को भी गोली लगी। जख्मी इमरान खान को फर्स्ट एड के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में बिठाकर लाहौर रवाना कर दिया गया। इमरान खान इस वक्त लाहौर के शौकत खानम हॉस्पिटल में है। यह वो हॉस्पिटल है जो इमरान खान ने अपनी मां के नाम पर बनवाया है। बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है। लॉन्ग मार्च में हुई गोलीबारी में एक आदमी की मौत हो गई है, जबकि इमरान खान की पार्टी के सेनेटर फैसल जावेद खान समेत को 9 लोग जख्मी हुए हैं। फैसल जावेद खान ने बताया कि यह ऊपर वाले का शुक्र है कि हमले में इमरान खान की जान बच गई।
सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इलाके में इमरान खान पर फायरिंग हुई वो इलाका पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है। पंजाब में इमरान की पार्टी पीटीआई की सरकार है। तो शुरू में इल्जाम यह लगाया गया कि इमरान खान की पार्टी की सरकार ने उनकी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखा। इमरान खान के ऊपर हमले के बाद उनकी पार्टी के नेता इस हमले के लिए शहबाज शरीफ और उनके होम मिनिस्ट्री नहीं बल्कि पाकिस्तान की आर्मी के बड़े ऑफिसर मेजर जनरल फैसल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया ने मेजर फैसल के नाम को बीप कर दिया है, लेकिन इमरान खान की पार्टी ने आर्मी ऑफिसर पर आरोप लगाने वाला बयान सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे और मियां असलम इकबाल को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे बिहाफ पर ये स्टेटमेंट जारी करो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे पास पहले से भी कुछ इंफॉर्मेशन आ रही थी जिसका हमें पहले पता नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा और उन्होंने कहा है कि 3 लोगों के ऊपर मेरा यकीन है कि जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है, और वो 3 लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं, वो राना सनाउल्लाह हैं और वो मेजर जनरल फैसल हैं। ये उन्होंने कहा कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन पहले आ रही थी जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कातलाना हमला करवाया गया ये इन लोगों ने करवाया है, और मुतालबा ये है कि इन तीनों को अपने ओहदे से हटाया जाए, और अगर इनको अपने ओहदे से नहीं हटाया गया तो फिर मुल्क गिर एहतजाज होगा, और फिर ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ऐसे चलता रहे अमूमी हालात के साथ जब तक इन 3 लोगों को नहीं हटाया जाता। ये खान साहब ने पैगाम दिया है सारी कौम के सुनने के लिए, और इसके ऊपर जो है जाहिर है तमाम पार्टी के वर्कर्स और जो लोग भी हैं वो इंतजार करेंगे। जिस दिन भी या जिस वक्त भी खान साहब ये कॉल देते हैं इस एहतजाज की, तो फिर मुल्क भर में एक एहतजाज शुरू हो जाएगा अगर जो खान साहब ने मुतालबा किया उसको पूरा नहीं किया गया। इमरान के पार्टी के एक और नेता मियां असलम इकबाल ने कहा कि वो इन तीनों लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे। आज जो जालिमाना, बुज़दिलाना, वहशियाना जो आज अटैक किया गया, कातलाना हमला किया गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब पर और उनके साथियों पर, जिसकी मिसाल शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। खान साहब ने थोड़ी देर पहले जो कहा है, हम इन तीनों अफराद के ऊपर FIR रजिस्टर करवाने जा रहे हैं और मुतलका IG को FIR के लिए हम अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, और इन तीनों अफराद के ऊपर जो है वो FIR रजिस्टर होगी। और वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हम JIT बनाएंगे और उसके हवाले से जो भी है इन्वेस्टिगेशन वो सारी होएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बुज़दिलाना जो हरकत की गई है इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, और इसके साथ साथ हम अगली कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि खान साहब जो कॉल देंगे उसके मुताबिक फिर उनके जो वर्कर्स हैं जो उनसे प्यार करते हैं, इंशाल्लाह उसके मुताबिक चीजें हम करेंगे। वजीराबाद में जो फायरिंग हुई उसमें इमरान खान के करीबी फैसल जावेद भी घायल हुए हैं। फैसल जावेद भी इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। फैसल जावेद ने कहा कि इमरान खान को मारने के इरादे से हमला किया गया था, उनकी जान लेने के इरादे से हमला किया गया था, लेकिन इमरान बाल बाल बच गए। ये ऊपर वाले का करिश्मा है। सबके लिए आप सब अपने दुआ में रखें। इमरान खान साहब के लिए दुआ, अल्लाह उन्हें अपने दुआ में रखे। अल्लाह के करम है सब खैरियत से। एक साथी हमारे जो शहीद जख्मी है, एक साथी का बताया जा रहा है कि वो शहीद हो गए और बाकी साथी शहीद जख्मी है। बस दुआएं करें, सबके लिए दुआ करें। हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें। जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त इमरान खान कंटेनर के ऊपर खड़े थे। गोली कंटेनर की लोहे की चादर को चीरकर इमरान खान को लगी। आपको पाकिस्तान के टीवी चैनल जियो की एक रिपोर्ट दिखा देता हूं। जियो न्यूज के संवाददाता ने उस कंटेनर की सिचुएशन दिखाई जिस पर इमरान खान उस वक्त खड़े थे जब उन पर फायरिंग हुई। यहाँ पर इमरान खान और उनकी तमाम क़यादत मौजूद थी। आप ये निशान देख सकते हैं, ये उस गोली का निशान है। सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि ये गोली है, इस गोली ने इस मोटी चादर को बिल्कुल फाड़ के रख दिया और यही गोली का जो है निशान, यहाँ से गोली निकली है। और यहाँ पर आप ये खून के निशानात, ये खून के धब्बे आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये भी खून के निशानात हैं। ये बिल्कुल कंटेनर के बिल्कुल आगे का हिस्सा है जहाँ पर ये फायरिंग की गई है। पुलिस का ये कहना है कि इस फायरिंग के नतीजे में
3 से 4 लोग जख्मी भी हुए हैं, जबकि एक हलाक भी हुआ है। और ये वो जगह है जहाँ पर इमरान खान थे, उनके साथ फैसल जावेद थे और दीगर क़यादत मौजूद थी। और यहीं से नीचे से फायरिंग की गई है। ये वो कंटेनर है, यहीं पर खड़ा था और यहीं पर इस कंटेनर को फायरिंग का निशाना बनाया गया। कंटेनर पर एक उनके एहलकार खालिद बेग भी मौजूद थे, वो भी जख्मी हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं। खालिद, क्या वाक़या क्या हुआ था? वाक़या कुछ नहीं, हम सीधा जा रहे थे, तराने लगे हुए थे, एकदम फायरिंग की आवाज़ आई। ये से लगा, हम ये समझ रहे थे कि शायद कोई अनार वगैरह जैसे फायर क्रैकर होता है वो चले, लेकिन उसके बाद जो गार्ड था मेरे लेफ्ट हैंड पे खड़ा हुआ वो हमारे ऊपर गिरा। उसके बाद ऐसे छर्रे आए हैं हमारे पे, मेरी कमर पे लगे हैं। फिर खान साहब को किसने लिया हिसार पे? खान साहब को उनकी अपनी सिक्योरिटी आ गई थी, और जो बंदे थे सारे खान साहब के ऊपर चढ़ गए। वो जो गोली का निशान है वही से खान साहब को गोली लगी है। वही गोली खान साहब को जी हाँ, रिपीटर से फायर हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों के मुंह पे आप भी जख्मी, आपके निशान आप काफ़ी हैं, खून के धब्बे आप पे। धब्बे हैं, ये लोगों के भी हैं और मेरा भी है। नाज़रीन, खालिद बेग ये जख्मी हुए, ये बात कर रहे थे, इनको छर्रे लगे हैं। असल में हमलावर तो पूरी तैयारी के साथ आया था, वो इमरान खान पर निशाना लगा रहा था। उसी वक्त इमरान के एक सपोर्टर की नज़र उस पर पड़ गई। इस शख्स ने हमलावर को पकड़ लिया, इसीलिए हमलावर का निशाना चूक गया। इमरान खान पर गोली चलाने वाले को वहीं मौजूद इब्तिसाम नाम के शख्स ने दबोचा। पाकिस्तान में इब्तिसाम को एक हीरो माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसने पाकिस्तान को बहुत बड़ी आग से बचा लिया, क्योंकि अगर इस हमले में इमरान खान को ज्यादा नुकसान होता तो पाकिस्तान में गृह युद्ध, सिविल वॉर हो सकता था। फाइल उसने निकाले, मुझे नहीं लगता ऊपर किसी को लगाओ, लेकिन वो तैयारी में नहीं था, उसने निकालते साथ ही ऐसे करके फायर मार। मतलब एक फायर उसने किया है, दूसरा फायर करने लगा था, आपने पकड़ लिया? उसकी ना पिस्टल भी आटो थी मेरे हाथ से, जब मैंने उसको पकड़ा है ना वो तर ही नीचे आई है, वो एक बंदे को लग भी गई। अच्छा, नीचे जो बंदा था उसको लगी है? हाँ। और आपको भी लग सकती थी? लग जाती तो लग जाती। खान साहब को जब देखा कि वो गोली उधर उस तरफ मारा, खान साहब के साथ बाईपास से पैदल आ रहा था दौड़ता हुआ, ठीक है, तो साथ था बस, वो मैंने देखा है, मैंने कहा ये क्या पिस्टल, तो उसने जब सीधा किया मैंने उसको पकड़ लिया। उसको मैं जी खड़ा हुआ था 5-7 फुट दूर, उसने पिस्टल निकाला, दौड़ किया, उसने सीधा किया, मैंने दौड़ लगा उसके बाजू पकड़ लिया। अच्छा, निकल गया था उसका। अच्छा, तो मैंने उसका नीचे किया, उसने 2-3 मारे, मेरे आगे लगे हुए खड़े हुए लगे, को बने को फायर भी लगा। आपकी जान भी जा सकती थी। जाती है तो जाए। खान साहब के लिए क्या पैगाम देंगे? खान साहब, जब तक हम जिंदा है ना, मुखलिस साहब को आंच भी नहीं आ सकती, और इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं उसको पहले फायर भी नहीं पकड़ सका। इंशाल्लाह ताला आइंदा ऐसा कोई सोचे भी ना, नहीं तो वो तो पुलिस पकड़ के लेगी, मैं उसको मार देना। ये बहादुरी का जज्बा कहाँ से है सर? आ गया, बस अल्लाह पाक ने दिया है, और तब से उनके फैन है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के निकले हुए हैं। ठीक है। इमरान खान पर फायरिंग करने वाले हमलावर का नाम मोहम्मद नवीद बताया गया है। मोहम्मद नवीद पाकिस्तान के वजीराबाद जिले का ही रहने वाला है। नवीद ने इमरान खान पर 9mm की पिस्टल से हमला किया था। उसके पास 2 खाली मैगजीन भी बरामद हुई हैं। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक इमरान खान पर गोली चलाने वाला नवीद इमरान खान की पार्टी के ही एक संसद सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सिक्योरिटी गार्ड है। अब इमरान खान के हमलावर से पूछताछ की जा रही है। नवीद का कहना है कि उसने अकेले ही इमरान खान पर हमला किया, इसके पीछे कोई साजिश नहीं है, उसका कोई साथी नहीं है। उसने दावा किया कि हमला करने का फैसला तो उसने उसी वक्त कर लिया था जब इमरान खान ने लाहौर से इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च शुरू किया था, क्योंकि ये लोग इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे थे। अजान के वक्त भी म्यूजिक चला रहे थे। अच्छा, ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर, नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीन में ये चीज़ अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया, दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची, जिस सिलसिले लाहौर से चला कि मैंने इसको छोड़ना नहीं। तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं है, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था, बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी, शॉप। ठीक। मामू तुम्हारा क्या करता है? वो मोटरसाइकिल की दुकान है, शोरूम है। इमरान खान पर इस जानलेवा हमले के बाद पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। आगजनी होने लगी है, दुकानों और घरों को निशाना बनाया जा रहा है।
लाहौर में इमरान खान के सपोर्टर्स सड़कों पर उतर आए। लाहौर के अलावा रावलपिंडी, पेशावर और मुल्तान में भी इमरान खान की पार्टी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हंगामा मचाया और तोड़फोड़ की। इमरान पर अटैक के बाद उनकी पार्टी के नेताओं ने बदले की बात कहनी शुरू कर दी है। इमरान के करीबी फवाद चौधरी ने कहा कि आज एक बार फिर पाकिस्तान का काला इतिहास दोहराने की कोशिश की गई। लियाकत अली खान, जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के बाद इमरान खान जैसे पॉपुलर लीडर को खत्म करने की कोशिश की गई। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान को उसी तरह निशाना बनाया गया जिस तरह से आज से 15 साल पहले बेनज़ीर भुट्टो की हत्या की गई थी और उनकी पार्टी इसका बदला लेगी। कि पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर्स को, पाकिस्तान के अवाम की क़यादत करने वालों को हटा दिया जाए, उनके ऊपर कातिलाना हमले किए जाए और उनको मिटा दिया जाए। ये पहला मौका नहीं है पाकिस्तान में। इमरान खान के ऊपर हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला है और इसका बदला लिया जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा। हमारे बच्चों का खून यहाँ बहा है, हमारे लीडर का खून यहाँ बहा है, ये बदला लोगे। पाकिस्तान के तरीके इंसाफ के लोगों को मैं कहता हूं, वादा करो, बदला लो। जिस तरीके से हम अमन की पार्टी है, हम बंदूकों वाली पार्टी नहीं है, लेकिन हमारे लीडर के ऊपर बंदूकों से हमला किया गया है। उस दिन लोग जो इसके पीछे हैं वो कान खुल के सुन ले, आप कान खोल के सुन ले, हम इसका बदला लेंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान की सरकार में मिनिस्टर रहे फॉर्मर होम मिनिस्टर शेख रशीद ने आरोप लगाया कि इमरान खान पर हमला करके पाकिस्तान में सिविल वॉर शुरू करने की साजिश थी। शेख रशीद ने कहा कि इस हमले के पीछे असली मास्टरमाइंड देश के मौजूदा होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह हैं। इमरान खान की जान पे हमला, पाकिस्तान की सलामती पे हमला है, पाकिस्तान की जमहूरियत पे हमला है, पाकिस्तान की खाना जंगी की साजिश है। ये इमरान खान की जान लेने का एक मुनस्सब मंसूबा है। अवाम की ताकत के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। और राना सनाउल्लाह जैसा उजरती कातिल और ज़हनी मरीज जिसका बार बार ये जिक्र कर रहा है, जिसका ये बार बार जिक्र कर रहा था कि हम कुचल देंगे, 25 तारीख को ये चले गए। ये साजिश के तहत मुसल्लत किए गए बहकारी सारी दुनिया में नाकाम हो गए, इनको कोई खैरात नहीं मिली। अब जब लोग रावलपिंडी की तरफ बढ़ रहे थे तो रावलपिंडी से एक समंदर निकलना है। ये कंटेनर और ये 27 किलोमीटर की जेल, यहां से इनको भागने नहीं देंगे, इनको कानून के हवाले करेंगे। मैं आवाम से अपील करूंगा कि वो पुरअमन रहें, कानून को हाथ में नहीं लें। अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान की जान बच गई है और मेरे मौला ने चाहा तो ये क्रिमिनल माइंडेड ज़हनी मरीज और उजरती कातिल राना सनाउल्लाह और उसके पीछे मौजूदा साजिशी हुकूमत कानून के शिकंजे में आएगी और कानून के दायरे से नहीं निकल सकती। पाकिस्तान इन मसाइल से निकलेगा और कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है और जो असली और नस्ली है वो इमरान खान के साथ खड़ा है। और पाकिस्तान इंशाअल्लाह इन साजिशों से इसी महीने में इनको बेनकाब कर देगा और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हालांकि शेख रशीद अपनी पार्टी के लोगों से कह रहे हैं कि वो कानून हाथ में न लें, लेकिन इमरान खान की पार्टी के लोकल लीडर्स अब सड़कों पर उतर आए हैं और अपने अपने इलाके में लोगों से घरों से निकलने की अपील कर रहे हैं। इमरान की पार्टी के नेता लोगों से कह रहे हैं कि घरों से निकलो और पूरे पाकिस्तान में आग लगा दो। सारी कौम ये जान ले, आज वक्त है अपने हलफ की पासदारी का। आज वक्त है कि जो इमरान खान के चाहने वाले और पाकिस्तान में हकीकी आजादी चाहते, निकलो अपने घरों से, तोड़ दो जंजीरें इस कैद खाने की और हकीकी आजादी के लिए निकलो। कि आज आपके कायद के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, आज हमारी गैरत का सवाल है,
पूरी कौम का हर बच्चा, हर बुजुर्ग और बिलखसूस रावलपिंडी वालों सारे अलामा इकबाल पार्क पहुंचो और हम लोग इन जालिमों के ताबूत पे आखिरी चीज ठोकेंगे इंशाअल्लाह। ये शमशाबाद पार्क के सामने सब हजरात पहुंचे, सारा पिंडी पहुंचे, सब इमरान खान के चाहने वाले पहुंचे। इमरान खान के पर जो हमला हुआ है उसके बाद सरकार में अलायंस में रहने वाली नवाज शरीफ की पार्टी, बिलावल भुट्टो की पार्टी दोनों डिफेंसिव पर हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमरान पर हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि उन्होंने इस बारे में अपने होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह से पूरी रिपोर्ट मांगी है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि यह हमला पंजाब में हुआ जहां इमरान की पार्टी की सरकार है, लेकिन उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट इस हमले की जांच में इमरान खान की पार्टी की पूरी मदद करेगी। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इमरान खान के ऊपर हमले की निंदा की, इसे कंडेम किया। कहा कि इमरान खान के जल्द सेहतमंद होने की प्रार्थना करते हैं। नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम औरंगजेब ने भी इमरान खान पर हुए हमले की मजम्मत की है और दुआ की है कि इमरान खान जल्दी ठीक हो जाएं। लेकिन बड़ी बात यह कि शहबाज शरीफ की सरकार इस मामले से पल्ला झाड़ रही है। मरियम औरंगजेब ने साफ साफ कहा कि इमरान खान पर हमले के लिए पंजाब पुलिस जिम्मेदार है, क्योंकि इमरान खान को सिक्योरिटी पंजाब सरकार दे रही थी। पंजाब में इस वक्त इमरान खान की पार्टी की सरकार है। मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि इमरान खान की पार्टी के नेताओं को भड़काने वाले बयान देने से बाज आना चाहिए। अभी मैं बताती चलूं पाकिस्तान की आवाम के लिए कि जो लॉन्ग मार्च है इस वक्त वो गुजरात में पंजाब हुकूमत और पंजाब की हदूद के अंदर मौजूद था जब ये वाक़या पेश आया। पंजाब की पुलिस, पंजाब की इंतज़ामिया, पंजाब की जो इंटेलिजेंस है वो इसके ऊपर अपने हकाइक जो हैं वो और रिपोर्ट जो है वो देगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब को भी चाहिए कि वो इस वाक़े की रिपोर्ट तलब करें और मीडिया पे आकर अपनी हुकूमत और पंजाब के अंदर क्योंकि ये वाक़या पेश आया है तो इस वक्त उनके हकाइक बताएं। इस वक्त गुजरात में वो शख्स जो है वो पकड़ा गया है जिसने ये तस्लीम किया है कि उसने इमरान खान साहब को गोली मारने की कोशिश की थी और उन्होंने उसकी वजूहात भी बताई हैं। पंजाब की हदूद के अंदर ये वाक़या पेश आया है। पंजाब की इंतज़ामिया, पंजाब की पुलिस, पंजाब की इंटेलिजेंस, ये तमाम वो चीज़ें हैं। लेकिन एक गुजारिश मैं ज़रूर करना चाहूँगी, अगर वो लोग मेरी बात सुन रहे हैं और आज के वाक़े से सबक सीखते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस वाक़े पे सियासत मत करें। इस वाक़े पे बिल्कुल सियासत मत करें। अपने जो अल्फाज हैं उनका चुनाव ज़िम्मेदारी के साथ करें। इमरान खान पर जो जानलेवा हमला हुआ, जो फायरिंग हुई, उससे लेकर पाकिस्तान में जो आर्टिस्ट हैं, क्रिकेटर्स हैं, आम जनता है, उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई है। बाबर आजम ने रिएक्ट किया है। पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने कहा कि अब उनके मुल्क में यह खून खराबा बंद होना चाहिए। टीवी देख रहा हूँ, वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज़। इमरान भाई गोली लगी, वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज़। और बाय द लुक्स ऑफ इट लुक्स ऑलराइट। पाँव पे गोली लगी है, अभी बच गए। अल्लाह उनको महफूज रखे। जिसने भी ये हरकत की है जुल्म किया है, और खुदा रहा ये चीज़ें बंद होनी चाहिए इस मुल्क में। और दिल इतना ताकतवर रहा नहीं कि और बुरी खबरें सुनी जा सकें। अरशद शरीफ शहीद हुए हैं, अभी ये वाक़या हुआ है। अल्लाह हमारे मुल्क को हिफाजत में रखे और हम किसी कंक्लूजन में पहुँचें। अल्लाह का वास्ता हम किसी कंक्लूजन में पहुँचें। बहुत हो गया मजाक, बहुत हो गया ड्रामा। होपफुली पाकिस्तान कम टू सम काइंड ऑफ कंक्लूजन और हम इस चीज़ से निकलें और कहीं हम जाके लगें, किसी तरफ लगे जाके। इमरान खान पर हुआ हमला कायराना है, ये जमहूरियत पर हमला है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इस कातिलाना हमले का असर आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत पर दिखाई देगा। ये एक नए खतरे का संकेत है। इस मामले में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वो और भी खतरनाक है। इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फौज पर हमले का इल्जाम लगाया है। अब पाकिस्तान में हालात और खराब होंगे, क्योंकि इमरान ने कह दिया कि अगर शहबाज शरीफ को न हटाया गया तो बिगड़े हालात के लिए सरकार और फौज जिम्मेदार होगी।
यानी इमरान ने अपने सपोर्टर्स को इशारा किया है कि क्या करना है। इमरान के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि इमरान खान पाकिस्तान की मौजूदा सरकार के लिए खतरा बन गए थे, इसलिए उनकी हत्या कराने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने कहा कि इमरान खान ने फौज को एक्सपोज किया, आईएसआई को चैलेंज किया, इसलिए इन लोगों ने इमरान खान को खत्म करने की कोशिश की। और जो लोग सरकार के साथ हैं, शहबाज शरीफ के सपोर्टर्स हैं, उनका कहना है कि इमरान पर हमले से शहबाज शरीफ को क्या फायदा होता। उनके मुताबिक इस हमले से फायदा तो इमरान खान को होगा, इसलिए इमरान खान ने अपने ऊपर हमले का ड्रामा करवाया। मुझे लगता है ऐसे की बयानबाजी से पाकिस्तान में हालात और भी खराब होंगे, टकराव और भी बढ़ेगा। और पाकिस्तान के लोग जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में यह कोई पहली बार नहीं हुआ। मुझे याद है बेनजीर भुट्टो की इसी तरह से हत्या हुई थी। आज इमरान खान की फायरिंग की तस्वीरें देखकर मुझे बेनजीर पर हुए उस हमले की याद आ गई। 27 दिसंबर 2007 की बात है। उस दिन भी थर्सडे था, गुरुवार का दिन था। बेनजीर भी कैंपेन कर रही थी, भीड़ उनके साथ थी, वो भी गाड़ी पर सवार थी, उन पर भी पीछे से गोली चली और वो गिर गई। जिस तरह इमरान के सपोर्टर्स ने आज फायरिंग करने वालों को पकड़ा, उसी तरह बेनजीर के सपोर्टर्स ने भी हमलावर को पकड़ा था। जैसे आज हमलावर हाथ में पिस्टल लिए पकड़ा गया, बेनजीर पर हमला करने वाला भी इसी तरह हाथ में पिस्टल लिए पकड़ा गया था। बिल्कुल वही मंजर आज था। बेनजीर की हमले में दुखद मौत हो गई थी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि इमरान खान की जान बच गई। हैरानी की बात यह है कि बेनजीर की हत्या के बाद भी पाकिस्तान ने सबक नहीं सीखा। अब पूरे पाकिस्तान में हालात बिगड़ रहे हैं। इमरान खान के सपोर्ट ने जगह जगह प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है और हालात सरकार और फौज के हाथ से निकलते दिखाई दे रहे हैं। और इसके लिए कोई और नहीं, पाकिस्तान की सरकार, वहां की फौज, वहां की सियासी पार्टियां जिम्मेदार हैं। जब मुल्क की आवाम को अपने लीडरान पर यकीन नहीं होता, जब मुल्क करप्शन में डूबा हुआ होता है, जब सिस्टम फेल होता दिखाई देता है, तो इसी तरह के हालात बनते हैं। क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, इसलिए इस वक्त भारत को और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ने गुजरात में चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया। गुजरात में 2 राउंड में वोटिंग होगी। पहले फेज में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इसके बाद 5 दिसंबर को सेकंड फेज में 93 सीटों पर वोटिंग होगी और काउंटिंग 8 दिसंबर को होगी। यानी हिमाचल और गुजरात दोनों राज्यों के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस तो ट्रेडिशनल कंटेंडर्स हैं, परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन इस बार गुजरात में अरविंद केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी हलचल बढ़ गई। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, हम ही जीतेंगे। बीजेपी नेताओं ने अमित शाह की मौजूदगी में उन आदिवासी बहुल 47 सीटों की रणनीति बनानी शुरू कर दी जिन पर पिछले चुनावों में बीजेपी की हालत कमजोर थी। कांग्रेस ने भी इस बार जीत का दावा किया है और बड़ी बात है कि चुनाव की तारीखों से ऐलान हुआ इससे पहले ही इलेक्शन कमीशन पर कीचड़ उछालने की कोशिश शुरू हो गई। सबसे पहले कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर हमला बोला, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्थान है, यह निष्पक्ष चुनाव कराता है। चुनाव आयोग का धन्यवाद कि उन्होंने बीजेपी के दबाव के बावजूद चुनाव की घोषणा कर दी। इलेक्शन कमीशन को अब यह बताना चाहिए कि जब 2 राज्यों के चुनाव परिणाम एक साथ आने हैं तो 2 तारीखों की घोषणा में इतना फर्क क्यों? आपके ऊपर किसका दबाव था? इसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता ने कैमरे के सामने आकर इसी तरह के इल्जाम लगाए। तारीख क्यों नहीं आ रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और रोज प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं गुजरात में जाके यहां तक कि जो राजकीय शोक होना था मोरबी का, उस तक को टाल दिया गया कि पहले मोदी जी अपने सारे रिबन काट दें, नई नई वेशभूषा में दिन में 3 बार आएं, रिबन काटें और घोषणाएं करें और उसके बाद चुनाव की तिथि घोषित। तो ऐसे कभी होता है क्या? कांग्रेस से जो आरोप लगाए उसका जवाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने दिया। राजीव कुमार ने कहा कि गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान असेंबली का कार्यकाल खत्म होने से
120 दिन पहले किया गया है। चुनाव की तारीखें तय करने के लिए मौसम, त्योहार और अन्य बातों का ख्याल रखना पड़ता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि चुनाव आयोग का रिकॉर्ड ऐसा है कि पहले आरोप लगाने वाले भी आखिर में नतीजों को स्वीकार कर लेते हैं। Coming to the larger question which you have asked about the independence, तो actually इसमें actions and outcomes actually speaks louder than words. तो मैं आपको कितना भी बोल के समझाने की कोशिश करूं, उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारे जो एक्शंस हैं, जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं, वो सही है कि है नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे रिजल्ट सही नहीं है जो निकल के आते हैं, तो संभवतः ये इंडियन वोटर का बहुत बड़ा अपमान है। जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से कुछ सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, तो मेरे फेवर में रिजल्ट आ गया। हमारे पास इंस्टेंसेज हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन्स खराब है, इनको बदल दीजिए, तो वो ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है। फिर वो प्रश्न बंद हो जाते, फिर वो रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाता। और चुनाव से पहले एक नेगेटिव माहौल बनाने का जो प्रक्रिया है वो इट्स ए पार्ट ऑफ इट, वी आर अवेयर। कभी कभी जब क्रिकेट का मैच होता है तो दोनों पार्टी हारने के बाद कोई भी पक्ष एम्पायर को भी ब्लेम करता है। यहां तो कोई थर्ड एम्पायर है नहीं जो पीछे जाके हम बॉल बाय बॉल देख सकें, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आता है वो इसकी टेस्टिमनी है। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि उन्होंने तीखे सवालों का जवाब, घटिया इल्जामात का जवाब बड़े संयम से दिया और करारा जवाब दिया। राजीव कुमार ने सही कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के एक्शन ही उनकी निष्पक्षता और प्रामाणिकता का सबूत होते हैं। हमारा चुनाव आयोग इम्पार्शल है, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। लेकिन हमारे देश में जो नेता, जो पार्टियां हारती हैं, वो अक्सर चुनाव आयोग पर, इलेक्शन के प्रोसेस पर सवालिया निशान लगाते हैं। अब तक ईवीएम पर उंगली उठाई जाती थी और यह काम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी और आम आदमी पार्टी जैसे दलों के नेता अक्सर करते हैं। लेकिन जब कांग्रेस छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव जीती तो वहां चुनाव निष्पक्ष हो जाते हैं, ईवीएम ठीक हो जाती है। जब ममता बनर्जी तीसरी बार भारी बहुमत से बंगाल में जीतती हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी नजर नहीं आती। जब केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में और पंजाब में जीतती है तो ईवीएम बिल्कुल दुरुस्त माने जाते हैं, जिस पर वो विधानसभा में खड़े होकर सवाल उठाते हैं। जब समाजवादी पार्टी और आरजेडी हारती है तो ईवीएम में गड़बड़ हो जाती है और जब उनके उम्मीदवार जीतते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है। क्योंकि अब ईवीएम पर हार का दोष चिपकाना पुरानी बात हो गई, लोग इस पर यकीन नहीं करते, इसलिए अब सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया गया। ये लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए ठीक नहीं है। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि आज इलेक्शन कमीशन के बारे में असदुद्दीन ओवैसी और अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा, एक लफ्ज नहीं बोला। ओवैसी ने तो कहा कि उनकी पार्टी गुजरात में इलेक्शन पूरी शिद्दत से लड़ेगी, पूरी ताकत से लड़ेगी। मुसलमानों के अलावा दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए बीजेपी ने क्या किया, यह पूछेगी। ओवैसी ने कहा कि गुजरात के लोगों को वो बताएंगे कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां मुसलमानों के साथ कैसा सलूक हो रहा है। अब ओवैसी तो अपनी तय लाइन पर चल रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज रंग बदला। इलेक्शन गुजरात में है, इसलिए उन्होंने गुजराती चोला ओढ़ लिया, गुजराती में एक बयान जारी किया, खुद को गुजरातियों का भाई बताया, कहा बस एक मौका दो, मुफ्त बिजली देंगे, स्कूल भी चमका देंगे और बढ़िया हॉस्पिटल बनवा देंगे। તમે મને તમારો ભાઈ માનો છો ને, આપના પરિવારનો હિસ્સો માનો છો ને, મને આટલો પ્રેમ કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર। હું આપને વચન આપું છું કે તમારો ભાઈ બનીને તમારા પરિવારની જવાબદારી સંભાળીશ, તમને મોંઘવારીમાંથી મુક્તિ અપાવીશ, તમારી વીજળી ફ્રી કરી દઈશ, આપના બાળકો માટે શાનદાર સ્કૂલ બનાવડાવીશ, આપના પરિવારની સારવાર માટે શાનદાર હોસ્પિટલ બનાવડાવીશ,
તમારા બાળકો માટે રોજગારની વ્યવસ્થા કરીશ, તમને અયોધ્યા શ્રી રામચંદ્રના દર્શન કરવા લઈ જઈશ. બસ એક બાર એક મોકો આપો, જીવનભર તમારો ભાઈ બનીને રહીશ. केजरीवाल ने गुजराती में बड़े बड़े वादे तो कर दिए, हाथ जोड़कर वोट भी मांग लिए, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि गुज्जू भाई बड़े सयाने होते हैं. वो थोड़े से लालच के चक्कर में बड़ा नुकसान नहीं करते. गुजराती सिर्फ वादों पर यकीन नहीं करते, वो सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं करते, काम देखते हैं, पुरानी हिस्ट्री चेक करते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड देखकर फैसला लेते हैं. और ये बात नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं. इसीलिए आज मोदी ने केजरीवाल को लेकर एक बड़ा मैसेज दिया. कह दिया कि जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं वो मौका पड़ने पर करप्शन की चैंपियन के साथ गले मिलते दिखाई देते हैं. करप्शन के केस में सजा याफ्ता नेताओं के साथ मंच पर हाथ उठाकर फोटो खिंचवाते दिखाई देते हैं. मोदी ने कहा, दुख की बात है कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है. भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए. ये आप जैसी संस्थाओं की जिम्मेदारी है. किसी भ्रष्टाचारी को राजनीतिक सामाजिक शरण न मिले. हर भ्रष्टाचारी समाज द्वारा कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए. ये वातावरण बनाना भी बहुत आवश्यक है. हमने देखा है कि जेल की सजा होने के बावजूद भी, भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है. मैं तो देख रहा हूं ऐसे ईमानदारी का ठेका लेकर के घूमने वाले लोग, उनके साथ जाकर के ऐसे हाथ पकड़ के फोटो निकालने में शर्म नहीं आती उनको. ये स्थिति भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं. आज भी कुछ लोग दोषी पाए जा चुके भ्रष्टाचारियों के पक्ष में भांति भांति के तर्क देते हैं. अब तो भ्रष्टाचारियों को बड़े बड़े सम्मान देने के लिए वकालत की जा रही है. ये कभी ऐसा हमने सुना नहीं देश में. ऐसे लोगों, ऐसी ताकतों को भी समाज द्वारा अपने कर्तव्य का बोध कराया जाना बहुत आवश्यक है. मोदी ने किसकी फोटो की बात कही, किस रेस्टोरेंट में बात कही, ये भी मैं आपको बता देता हूं. ये बात लालू यादव और अरविंद केजरीवाल के लिए थी. लालू यादव चारा घोटाले के केस में सजा याफ्ता हैं, दोषी ठहराए जा चुके हैं, और अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार होने का सर्टिफिकेट अपने आप को तो रोज देते हैं. लेकिन 2015 में जब नीतीश कुमार सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था तो केजरीवाल पटना गए थे. लालू ने उन्हें गले लगाया था. दोनों नेताओं ने मंच पर हाथ उठाकर फोटो खिंचवाई थी. आज मोदी ने उसी तस्वीर की याद दिलाई. हालांकि अरविंद केजरीवाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने पहले क्या कहा था और अब उनके बारे में कौन क्या कहता है. वो किससे गले मिले थे और आज किससे टकरा रहे हैं. वो वक्त के हिसाब से, जरूरत के मुताबिक अपने दोस्त, अपने साथी और अपने विचार और अपने बयान सब बदल लेते हैं. वो करप्शन के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं और फिर लालू यादव से जाकर गले मिल लेते हैं. बच्चों की कसम खाकर कहते हैं कि कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे और फिर कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार बना लेते हैं. आजकल केजरीवाल का फोकस गुजरात पर है. गुजरात के लोगों से उन्होंने क्या वादे किए तो आपने देखा है, लेकिन ये भूल गए कि उन्होंने दिल्ली वालों से भी कुछ वादे किए थे. केजरीवाल ने दिल्ली को पराली के धुएं से छुटकारा दिलाने की बात कही थी. अब केजरीवाल सब कुछ भूलकर गुजरात में जमीन तलाश रहे हैं और इधर दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है. दिल्ली में आज रिकॉर्ड तोल पॉल्यूशन था और पंजाब में भी 24 घंटे में सबसे ज्यादा पराली जलाने का रिकॉर्ड बना. सफर फोरकास्टिंग एजेंसी के मुताबिक दिल्ली में इस वक्त PM 2.5 से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसमें 32% हिस्सेदारी सिर्फ पराली की है. पंजाब में जल रही पराली का धुआं दिल्ली के लोगों को बीमार कर रहा है. दिल्ली और पंजाब दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन अब केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए
पंजाब को अकेले जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। पॉल्यूशन सिर्फ पराली जलाने से नहीं हो रहा, लेकिन यही केजरीवाल पिछले 8 साल से दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए पंजाब को पानी पी पी कर कोसते थे। बार बार कहते थे पंजाब में जल रही पराली दिल्ली के लोगों की जिंदगी में जहर घोल रही है। एक बार नहीं, दर्जनों बार केजरीवाल ने यही बात कही थी। 4 साल पहले 1 नवंबर 2018 का बयान आपको सुनवाता हूं। उस वक्त केजरीवाल ने कहा था कि अक्टूबर में दिल्ली में कोई नई इंडस्ट्री तो लगी नहीं, गाड़ियां तो बढ़ी नहीं, फिर अचानक पॉल्यूशन क्यों बढ़ गया? एक ही वजह है, पंजाब में पराली जल रही है, उसका धुआं दिल्ली को बीमार कर रहा है। दिल्ली में जितना ट्रांसपोर्ट, दिल्ली का अपना डस्ट और दिल्ली की इंडस्ट्री सारा मिला के जो प्रदूषण दिल्ली का अपना है वो 150 से 200 के बीच में है। अभी 400 पार कर गया। तो ये जो 400 पार किया है, ये अचानक 25 अक्टूबर के बाद कोई दिल्ली में अचानक एक रात में इंडस्ट्री नहीं बढ़ गई, एक रात में इतना ट्रांसपोर्ट नहीं बढ़ गए, गाड़ियाँ नहीं बढ़ गई। तो जाहिर है कि ये सारा पराली को जलाने की वजह से हो रहा है। तो जो पंजाब और हरियाणा सरकारें कह रही है कि पराली इस बार जल ही नहीं रही, वो गलत है। मैंने सैटेलाइट की पिक्चर भी दिखाई थी, लेकिन सैटेलाइट की पिक्चर में ये नज़र आ रहा है कि हरियाणा का, केवल नॉर्थ हरियाणा का थोड़ा सा अम्बाला का पोर्शन है जिसमें पराली जल रही है। बाकी हरियाणा में पराली की इंसिडेंस सैटेलाइट पिक्चर में नहीं थे, लेकिन पंजाब के अंदर काफ़ी सारे पोर्शन में पराली वो जल रही है। इसको हल्के में इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से कई नेताओं के कई उनके बयान आ रहे हैं कि नहीं नहीं दिल्ली का अपना पोल्यूशन है, दिल्ली का। इस तरह से अगर हम समस्या को समझेंगे नहीं, उसको मानेंगे नहीं, तो इसका समाधान कैसे निकलेगा? 1 नवंबर 2018 को केजरीवाल ने कहा पराली बड़ी प्रॉब्लम है, इसको लेकर सियासी बयानबाजी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा यह कहना सही नहीं है कि दिल्ली के पॉल्यूशन की वजह दिल्ली की इंडस्ट्री, दिल्ली का ट्रांसपोर्ट है। इसके ठीक 1 साल बाद 1 नवंबर 2019 को केजरीवाल ने फिर पराली के धुएं को दिल्ली के लिए बड़ा खतरा, बड़ा डेंजर बताया। मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये 30 सितंबर का आसमान है, नीला आसमान है, कितना खूबसूरत आसमान है, ये दिल्ली का है। और उन दिनों में रात को तारे भी दिखाई देते थे। ये आज का आसमान है, नीलापन सारा गायब है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई पराली का नहीं है, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 30 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच में क्या बदल गया? दिल्ली में एकदम से कोई 1 करोड़ और व्हीकल आ गए, या दिल्ली में कोई 10 लाख इंडस्ट्रीज़ खुल गई 1 महीने में? दिल्ली में और क्या बदल गया 1 महीने के अंदर? एक ही चीज़ बदली है ना, कि भाई पराली का धुआं दिल्ली के अंदर आ रहा है। मैं दिल्ली के लोगों की सेहत को लेके बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत चिंतित हूँ, दिल्ली के लोगों की सेहत को लेके, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं। इसी दिन 3 साल पहले 1 नवंबर 2019 को केजरीवाल ने एक पब्लिक मीटिंग की। उस पब्लिक मीटिंग में केजरीवाल ने कहा था आसपास के इलाकों में जो पराली जलती है उसका धुआं दिल्ली में छा जाता है। वो कैप्टन अंकल से और खट्टर अंकल से हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे कि दिल्ली के बच्चों का कुछ तो ख्याल करो। पास के पड़ोसी राज्यों से, हरियाणा से और पंजाब से ये सारा धुआं आता है अपना। इस टाइम जो हवा चलती है ना, वो पंजाब और हरियाणा से हवा दिल्ली की तरफ आती है, वो सारा धुआं दिल्ली के अंदर आके ऊपर आसमान पे छा जाता है। उसकी वजह से हमारा सारा इतना प्रदूषण हो जाता है, हमारी हवा खराब हो जाती है। तो अब एक तो मेरी खट्टर अंकल से और कैप्टन अंकल से गुजारिश है, हाथ जोड़ के हमारे बच्चों का ख्याल रखो। अब केजरीवाल भी गजब करते हैं, खूब बोलते हैं फिर भूल जाते हैं। कैप्टन और खट्टर अंकल से अपील करने के बाद केजरीवाल ने कहा था अगर किसी से कुछ नहीं होता तो उनके पास तो पराली से निजात पाने का पूरा प्लान है। उन्होंने बताया था कि पराली बहुत फायदेमंद हो सकती है। उनके पास वो तरीका है जिसके जरिए किसान पराली को बेचकर माला माल हो जाएंगे। पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पराली से सीएनजी बनेगी, कार्डबोर्ड बनेगा, कंपनियां किसानों की सारी पराली खरीद लेंगी। 6 नवंबर 2019 केजरीवाल ने दावा किया कि उन्होंने पराली को खत्म करने का रास्ता निकाल लिया है, और रास्ता भी ऐसा जो सबके लिए फायदेमंद है। केजरीवाल ने याद दिलाया था कि वो आईआईटी में पढ़े हैं, इंजीनियर हैं, उन्हें पता है पराली का इस्तेमाल करके सीएनजी कैसे बनाई जा सकती है, कार्डबोर्ड कैसे बनाया जा सकता है। केजरीवाल कहते थे अगर पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार बन गई
तो पराली की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कुछ दिनों में मैं काफ़ी लोगों से, एक्सपर्ट से मिला हूँ। मैं भी इंजीनियर हूँ तो ये थोड़ी समझता हूँ। पराली को जो स्टबल है, जो कि वो बच जाती है, भूसा बच जाता है उसका फसल का, उसको आप सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। करनाल में अभी एक इंडस्ट्री लगने वाली है, उसका फाउंडेशन स्टोन लग गया है। जितनी सीएनजी बनेगी, मैंने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से बात की है, वो सारी सीएनजी खरीदने को तैयार है। तो ऐसा कोई बिजनेस आपने देखा है जिसमें प्रोडक्ट की जो सेल है, जो जितना भी प्रोडक्ट बनेगा खरीदने को तैयार हो? तो क्यों नहीं पंजाब और हरियाणा सरकारें इसको प्रमोट करती और इस तरह की लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री, इससे किसान को पराली का पैसा मिलेगा, बहुत बड़े स्केल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और आपका सारा का सारा प्रोडक्ट जो है सीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, पंजाब के अंदर मैं कई लोगों से मिला हूँ, कई सारी फैक्ट्रियाँ, कुछ फैक्ट्रियाँ अभी लगी हैं जो पराली से कोयला बना रही हैं। एनटीपीसी सारा कोयला खरीदने को तैयार है। तो पंजाब सरकार क्यों नहीं इसको प्रमोट करती कि पराली किसान को पैसा मिलेगा पराली का, वो क्यों जलाएगा? फिर उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कोयला मिलेगा, कोयला एनटीपीसी खरीद सकती है। ये 2 इंडस्ट्री ऐसी हैं जिसमें बहुत बड़े स्केल से अगर एक साथ प्रमोट किया जाए तो पराली, जिसकी वजह से आज पोल्यूशन हो रहा है, वो पोल्यूशन बंद होके नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेंगे। पंजाब के किसानों ने, पंजाब के लोगों ने केजरीवाल की बातों पर यकीन किया। पंजाब में केजरीवाल की सरकार बना दी तो केजरीवाल के सुर थोड़े से बदल गए। इसी साल 24 अगस्त को केजरीवाल अपना पहले वाला फॉर्मूला भूल गए। उन्होंने दूसरा फॉर्मूला बताया। उन्होंने कहा कि साइंटिस्ट ने जबरदस्त कैप्सूल तैयार किए हैं। एक कैप्सूल को 25 लीटर पानी में डालो, घोल बनाओ, खेत में छिड़को, 20 दिन में एक कैप्सूल से 1 हेक्टेयर खेत का पराली का काम तमाम हो जाएगा। न पराली जलाने का झंझट होगा, न पराली को काटने का खर्चा होगा, ऊपर से खाद का पैसा भी बचेगा। केजरीवाल ने कहा यह कैप्सूल कमाल कर देगा, पराली को खेत में ही गला देगा। इन्होंने एक नया किस्म का एक इजाद किया है, जिसके ज़रिए ये कैप्सूल देते हैं। 4 कैप्सूल 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट होते हैं और उस कैप्सूल के ज़रिए एक किसान लगभग 25 लीटर घोल बना लेता है, उसमें गुड़ डाल के और उसमें बेसन डाल के, और उसका 25 लीटर घोल बना लेता है। और उसको जब वो किसान छिड़कता है अपने खेत में, 1 हेक्टेयर के लिए वो सफिशिएंट है, और उसको जब वो छिड़कता है तो जो पराली का जो इतना मोटा डंठल होता है, जो इतना सख्त होता है, वो 20 दिन के अंदर लगभग बहुत सॉफ्ट होके और मेल्ट सा हो जाता है। उसके बाद किसान अपनी बुआई कर सकता है। तो किसान को फिर वो जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो पराली जलनी शुरू हो गई है वो ख़तरनाक है, तो उसकी बजाय अगर इसको इस्तेमाल किया जाए, इसमें जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें अगर आप वो ये घोल जो है अगर स्प्रे कर देंगे तो किसान के लिए फ़ायदेमंद है, सबके लिए फ़ायदेमंद है। पराली जलाना कितना ख़तरनाक है, हवा में कितना जहर घुलता है, ये सारी बातें केजरीवाल ने उस वक्त कही थी जब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल की पार्टी की सरकार है, तो केजरीवाल के विचार पूरी तरह बदल गए हैं। अब आईआईटी के इंजीनियर महोदय को लगता है कि दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए पंजाब को दोष देना ठीक नहीं है। पहले केजरीवाल कहते थे पराली का धुआं दिल्ली का दम घोट रहा है, लेकिन अब केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर पराली से दिल्ली में पॉल्यूशन है तो फिर मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में पॉल्यूशन क्यों है? वहां तो पराली नहीं जलती। इसलिए पंजाब के किसानों को दोष देना ठीक नहीं होगा। ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बस पंजाब और दिल्ली ने पोल्यूशन कर दिया सारे देश में, बस पंजाब और दिल्ली की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। आप अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया के सारे सिटीज़ का पोल्यूशन उठा के देखें, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, उत्तर प्रदेश के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, बिहार के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, राजस्थान के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, मध्य प्रदेश के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, और लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स सब जगह बराबर चल रहा है। तो क्या आम आदमी पार्टी ने सब जगह पोल्यूशन कर दिया? अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया में पोल्यूशन हो रहा है तो इसका समाधान कौन निकालेगा? प्रधानमंत्री जी को निकालना पड़ेगा ना, उनको बैठ के बात करनी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री जी बाहर निकल के सबकी मीटिंग क्यों नहीं कर रहे? इसका समाधान क्यों नहीं निकाल रहे? पंजाब सरकार को इतनी चिट्ठियां आ चुकी केंद्र सरकार की
कि कितने किसानों के खिलाफ एफआईआर करी, कितने किसानों के खिलाफ। अरे किसानों के खिलाफ एफआईआर करने के लिए इतने उत्साहित क्यों हो रहे हो? जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो केजरीवाल ने पराली से मुक्ति पाने के लिए कंपनियों से बात कर ली थी। वो कैप्सूल भी खोज लिया था जो पराली का दुश्मन है। वो पराली से सीएनजी का फॉर्मूला भी खोज लाए थे। लेकिन जैसे ही पंजाब में केजरीवाल की पार्टी की सरकार बनी, पराली से सीएनजी बनाने का फॉर्मूला गुम हो गया। पराली का दुश्मन कैप्सूल गायब हो गया। जो कंपनियां किसानों से पराली खरीदने वाली थी वो न जाने कहां चली गई। हकीकत यह है कि पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो या पराली की, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि कहां किसकी सरकार है। और मैं आपको समझा देता हूं। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली में हवा के जहर के लिए पराली जलाने के लिए पंजाब की सरकार जिम्मेदार थी। जब वह आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो पंजाब की जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब इसके लिए मोदी जिम्मेदार हैं। इसी तरह से वक्त के साथ केजरीवाल के फॉर्मूले बदलते हैं। जब वो आईटी के इंजीनियर होने का दावा कर रहे थे तो बता रहे थे पराली से गैस भी बन सकती है और कार्डबोर्ड भी बन सकता है। लेकिन पंजाब में सरकार बदली तो इंजीनियर साहब का फॉर्मूला बदल गया। अब दिल्ली के लोगों की सांसों में घुटन से कौन बचाएगा, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अब केजरीवाल तो गुजरात के लोगों को चुनावी रेवड़ियां बांट रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जांच एजेंसियों से कहा कि वो बिना डरे करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। कौन किस पार्टी का है, कौन कितना बड़ा नेता है, कितना रसूखदार है, यह सब सोचने की जरूरत नहीं है। मोदी ने कहा कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन होता है तो एजेंसियों पर इल्जाम लगाए जाते हैं, अफसरों को बदनाम किया जाता है, लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोदी ने कहा उन्होंने भी बहुत गालियां खाई हैं, बहुत से आरोपों का सामना किया है, लेकिन उनकी नीयत साफ थी, इसलिए जनता उनके साथ खड़ी रही। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले सीबीसी जैसे सभी संगठनों को, और यहां सभी उस आपकी एजेंसी के लोग बैठे हैं, आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही हैं उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है। और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे, इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब होगा। मैं लंबे अरसे तक इस व्यवस्था से निकला हुआ दोस्तों। लंबे अरसे तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला है। मैंने बहुत गालियां सुनी, बहुत आरोप सुने दोस्तों। कुछ बचा नहीं मेरे लिए, लेकिन जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। वो सत्य को परखती है, सत्य को जानती है और मौका आने पर सत्य के साथ खड़ी भी रहती है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं दोस्तों, चल पड़िए ईमानदारी के लिए, चल पड़िए आपको जो ड्यूटी मिली है उसको ईमानदारी से निभाने के लिए। आप देखिए ईश्वर आपके साथ चलेगा, जनता जनार्दन आपके साथ चलेगी। कुछ लोग चिल्लाते रहेंगे क्योंकि उनका निजी स्वार्थ होता है। मोदी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। आजकल ईडी और सीबीआई पर बार बार सरकार के इशारों पर विरोधियों को परेशान करने का इल्जाम लगता है, लेकिन मोदी इसकी जरा भी परवाह नहीं करते। आज ही झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को अवैध खनन के केस में ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने ईडी को बीजेपी का एजेंट बता दिया और ईडी के ऑफिस में जाने के बजाय छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के प्रोग्राम में हिस्सा लेने चले गए और कहा कि वो गुजरात में आदिवासियों से कहोगे कि बीजेपी को वोट ना दें। आज साउथ अमेरिकी मुल्क ब्राजील से जो तस्वीरें आई वो बहुत परेशान करने वाली हैं। ब्राजील में चुनाव हारने वाले फॉर्मर प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो ने हार मानने से इनकार कर दिया है। बोल्सोनारो के सपोर्टर्स ने
फौज के हेडक्वार्टर को घेर लिया है। ब्राजील के कैपिटल ब्रासिलिया में लाखों लोग जमा हो गए हैं। ब्राजील में चुनाव से पहले बोल्सोनारो राष्ट्रपति थे, लेकिन चुनाव में वो पूर्व राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा से हार गए। बोल्सोनारो ने अब तक हार स्वीकारने और लूला को सत्ता सौंपने का बयान नहीं दिया है। इससे ब्राजील में ठीक वैसे हालात पैदा हो गए हैं जैसे 2 साल पहले अमेरिका में बन गए थे, जब आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन से चुनाव में शिरकत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और इसके बाद ट्रंप के सपोर्टर्स ने अमेरिकी पार्लियामेंट पर एक तरह से हमला कर दिया था। आज ब्राजील में बोल्सोनारो और उनके समर्थक भी चुनाव के नतीजे मंजूर करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके सपोर्टर्स अपनी ताकत दिखाकर सरकार में बने रहना चाहते हैं। ऐसे में ब्राजील में भयंकर हिंसा भड़कने का डर पैदा हो गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।